नेक्स्ट चैप्टर है ऊष्मा और ताप। नेक्स्ट चैप्टर है ऊष्मा और ताप। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ऊर्जा है जो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रभाव होती है। ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रभाव होती है। ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल जबकि ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल जबकि ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। ऊष्मा तथा ताप में अंतर। ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। तापमान मापने का स्केल। स्केल निम्नतम बिंदु उच्चतम बिंदु। सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन न्यूनतम बिंदु 273 केल्विन, उच्चतम 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उच्चतम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर 0 डिग्री र्यूमर 80 डिग्री र्यूमर। रेकिन 492 रेकिंग और उच्चतम 672 रेकिंग। एक ये फार्मूला है C माइनस 0 डिग्री बटे 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 बराबर केल्विन माइनस 273 डिग्री बटे 373 डिग्री माइनस 273 डिग्री बराबर 0 फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री बटे 212 माइनस 32 बराबर R माइनस 0 बटे 180 माइनस 0 80 माइनस 0 RA माइनस 492 बटे 672 माइनस 472 बराबर कॉन्स्टेंट। जल का हिमांक। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री र्यूमर। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री र्यूमर। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 80 डिग्री र्यूमर। ऊष्मा उत्पन्न होता है अणुओं की गति के कारण। ऊष्मा उत्पन्न होता है अणुओं की गति के कारण, अणुओं की गति ऊर्जा के कारण, अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण, कंपन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण। अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। नोट 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहते हैं। 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा, अर्थात इस तापमान पर गैस ठोस का रूप ले लेती है। 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगी, अर्थात इस तापमान पर गैस ठोस का रूप ले लेगी। 0.16 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन को जल का त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, जिस पर जल की तीनों अवस्था अर्थात ठोस, द्रव और गैस अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करता। 0.16 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं, जिस पर जल की तीनों अवस्था अर्थात ठोस, द्रव, गैस अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करती है। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के तापमापी। तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने किया। द्रव्य तापमापी। द्रव्य तापमापी में प्रायः पारा या अल्कोहल का प्रयोग होता है। द्रव्य तापमापी में प्रायः पारा या अल्कोहल का प्रयोग होता है। डॉक्टरी तापमापी क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसका निर्माण फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया, जिसका ताप पारास काफ़ी कम रखा गया है, जो कि 35 डिग्री सेल्सियस 43 डिग्री सेल्सियस तक अथवा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। चूँकि इससे ज्वर फीवर मापते हैं, इसलिए इसे ज्वर मापी या डॉक्टरी तापमापी कहते हैं।
इसका निर्माण फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया, जिसका तापमान काफी कम रखा गया, जो कि 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक अथवा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। चूंकि इसे ज्वार फेवर मापते हैं, इसलिए इसे ज्वार मापी या डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। इसमें 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान बना होता है, जो मानव का सामान्य तापक्रम व्यक्त करता है। इसमें 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान बना है, जो मानव का सामान्य तापक्रम व्यक्त करता है। गैस तापमापी। गैस तापमापी में प्रायः हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस तापमापी में प्रायः हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन माने 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। हाइड्रोजन -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। नाइट्रोजन -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक। प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी प्लेटिनम के तार का वैद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ समान दर से बढ़ता है। यह प्रतिरोध ताप गुणांक पर कार्य करता है। इसका परास -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्लेटिनम के तार का वैद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ साथ समान दर से बढ़ता है। यह प्रतिरोध ताप गुणांक पर कार्य करता है। इसका परास -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ताप युग्म तापमापी। यह सीबेक प्रभाव पर आधारित तापमापी है। इसका परास -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ताप युग्म तापमापी। यह सीबेक प्रभाव पर आधारित तापमापी है। इसका परास -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सीबेक प्रभाव। जब दो अलग अलग वस्तुओं के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग ताप पर रखते हैं, तो परिपथ में एक धारा बहने लगती है, जिसे विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। जब दो अलग अलग धातुओं के तार को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग ताप पर रखते हैं, तो परिपथ में एक धारा बहने लगती है, जिसे विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को सीबेक इफेक्ट कहते हैं। पूर्ण विकिरण तापमापी। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा E की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमपाती होती है। पूर्ण विकिरण तापमापी। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा E की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमपाती होती है, अर्थात E समानुपाती है T⁴ या E बराबर ρT के पावर 4। इस तापमापी को वस्तु के संपर्क में रखने की आवश्यकता नहीं है। इससे सूर्य का तापमान मापा जाता है। इसे 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप मापते हैं। इस तापमापी को वस्तु के संपर्क में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे सूर्य का तापमान मापा जाता है। इसे 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप मापा जाता है। नोट: ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, इसलिए घनत्व घटता है। ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, इसलिए घनत्व घटता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ऊष्मा संचरण की विधि: 1 में चालन, 2 में संवहन, 3 में विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। चालन किसे कहेंगे? यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जहां ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना अणुओं के गति की होती है। यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जहां ऊष्मा के संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं के गति की होती है, उसे चालन कहेंगे। ठोस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि है। एग्जाम्पल: लोहे की कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी में तुलना करने पर लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी या अधिक गर्म प्रतीत होती है, क्योंकि लोहे में चालन अधिक होती है। लोहे की कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी में की तुलना करने में लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी या अधिक गर्म प्रतीत होगी, क्योंकि लोहे में चालन अधिक होगा। मिट्टी के बर्तन तथा स्टील के बर्तन में तुलना करने पर स्टील के बर्तन में चाय पीना मुश्किल होगा, क्योंकि स्टील के बर्तन में ऊष्मा का चालन तेजी से होती है। अगला है संवहन।
संवहन किसे कहेंगे? यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के कारण होती है। यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के कारण होती है। द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होती है। द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होती है। चालन की तुलना में ऊष्मा का संचरण अधिक तेज से होती है। चालन की तुलना में इसमें ऊष्मा का संचरण अधिक तेजी से होती है। विकिरण, यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण बिना माध्यम के या माध्यम रहने पर माध्यम को बिना गर्म किए होता है। यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण बिना माध्यम के या माध्यम रहने पर माध्यम को बिना गर्म किए हुए होता है। ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि होती है। ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि होती है। एग्जाम्पल, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा, जबकि वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा, जबकि वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। भट्ठी की ऊष्मा मनुष्य तक पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा। भट्ठी की ऊष्मा मनुष्य तक पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा। नोट, धातु के टेबल पर रखी चाय जल्दी ठंडी हो जाती है लकड़ी के टेबल की तुलना में, क्योंकि धातु के टेबल में चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पीकरण होता है, जबकि लकड़ी के टेबल में केवल विकिरण, संवहन, वाष्पीकरण होता है, चालन नहीं होता है। धातु के टेबल पर रखी चाय जल्दी ठंडी हो जाती है लकड़ी के टेबल की तुलना में। क्यों? क्योंकि धातु के टेबल में चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पीकरण सब होता है, जबकि लकड़ी की टेबल पर केवल विकिरण और संवहन, वाष्पीकरण होता है, चालन नहीं होता है, इसलिए जल्दी ठंडी होती है। सामान्य शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठंडी के दिनों में कपड़ों का कार्य है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकना। सामान्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठंडी के दिनों में कपड़ों का कार्य है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकना। टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो बर्फ की दोहरी दीवार बनाकर रखते हैं, क्योंकि दोहरी दीवार के बीच की हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो बर्फ की दोहरी दीवार बनाकर रहते हैं, क्योंकि दोहरी दीवार के बीच की हवा ऊष्मा का कुचालक होती है। अगला है न्यूटन का शीतलन नियम। इस नियम के अनुसार बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगता है, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे अधिक समय लगेगा। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है? इस नियम के अनुसार बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंड होने में जितना समय लगता है, थोड़ा ठंड से पूरा ठंड होने में उससे अधिक समय लगेगा। अर्थात 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री होने में 5 मिनट समय लगेगा, तो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस में होने में 5 मिनट से अधिक समय लगेगा। इसका सूत्र है Q1 माइनस Q2 बटे टी बराबर K इंटू Q1 प्लस Q2 बटे 2 माइनस Q0, जहाँ Q1 प्रारंभिक ताप है, Q2 अंतिम ताप है, Q0 वायुमंडल का तापमान है, T समय है, K नेतांक है। नेक्स्ट है ऊष्मा गतिकी का शून्यवा नियम। इस नियम के अनुसार A का ताप B के ताप के बराबर हो और B का ताप C के ताप के बराबर हो तो A और C का ताप बराबर होगा। ऊष्मा गतिकी का शून्यवा नियम। इस नियम के अनुसार अगर A का ताप B के ताप के बराबर हो और B का ताप C के ताप के बराबर हो तो A और C का ताप बराबर होगा। अर्थात A का ताप बराबर B का ताप, B का ताप बराबर C का ताप, A का बराबर C का ताप। ऊष्मा गतिकी का शून्यवा नियम तापमान को परिभाषित करता है। ऊष्मा गतिकी का शून्यवा नियम तापमान को परिभाषित करता है। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा Q से वह वस्तु या वह मशीन दो कार्य करता है। पहला कार्य अपने आंतरिक ऊर्जा U में वृद्धि तथा बाह्य कार्य W अर्थात U में वृद्धि तथा बाह्य कार्य W में वृद्धि करता है, अर्थात Q बराबर U प्लस W। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊष्मा गतिकी के पहले नियम से ऊष्मा को परिभाषित किया जा सकता है। ऊष्मा गति के पहले नियम से ऊष्मा को परिभाषित किया जा सकता है। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम।
इस नियम के अनुसार ऊष्मा का प्रभाव निम्न ताप से उच्च ताप में नहीं होता है। अगर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो ऊष्मा का प्रभाव हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप में होती है। इस नियम के अनुसार ऊष्मा का प्रभाव निम्न ताप से उच्च ताप में नहीं होती है। अतः बाह्य बल अनुपस्थित हो तो ऊष्मा का प्रभाव हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप में होगी। किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है, लेकिन यह वास्तविक रूप से संभव नहीं है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है, लेकिन यह वास्तविक रूप से संभव नहीं है। वैश्विक तापन। वैश्विक तापन क्या है? पृथ्वी पर तापमान का बहुत अधिक बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। पृथ्वी पर तापमान का बहुत अधिक बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः CO2 गैस के कारण होती है। ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा छोड़े गए अवरक्त किरणों को CO2 आने तो देता है, लेकिन जाने नहीं देता, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान प्रतिदिन बढ़ रहा है। पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा छोड़े गए अवरक्त किरणों को कार्बन डाइऑक्साइड आने तो देता है, लेकिन जाने नहीं देता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सूर्य के दो प्रकार की विकिरणें निकलती है। सूर्य से दो प्रकार की विकिरणें निकलती है, एक में अवरक्त और दूसरा परावैंगनिक। अवरक्त और परावैंगनिक। परावैंगनिक किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। परावैंगनिक किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। CFC के द्वारा ओजोन परत का नाश हो रहा है, जो AC तथा रेफ्रिजरेटर से निकलती है। CFC के द्वारा ओजोन परत का नाश हो रहा है, जो AC तथा रेफ्रिजरेटर से निकल रही है। कृष्ण पिंड क्या है? ब्लैक बॉडी क्या है? वैसा पिंड जो लगभग सारे ऊष्मा विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, कृष्ण पिंड कहलाती है। वैसा पिंड जो लगभग सारे ऊष्मा विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, कृष्ण पिंड कहलाता है। काजल लगभग 95% ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करता है, इसलिए काजल सबसे अच्छा कृष्ण पिंड है। काजल लगभग 95% ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करता है, इसलिए काजल सबसे अच्छा कृष्ण पिंड है। काला आदमी सारे ऊष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसे अधिक गर्मी लगती है। काला आदमी सारे ऊष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसे अधिक गर्मी लगती है। गोरा आदमी सारे ऊष्मा विकिरण को परावर्तित करता है, इसलिए उसे कम गर्मी लगता है। गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह सारे ऊष्मा विकिरण को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण कम गर्मी लगती है। गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह सारे ऊष्मा विकिरण को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण कम गर्मी लगता है। ठंडी के दिनों में काले कपड़ा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि काला कपड़ा सारे ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करता है और गर्मी प्रदान करता है। ठंडी के दिनों में काले कपड़ा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि काला कपड़ा सारे ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करता है और गर्मी प्रदान करता है। गर्मी के छाते ऊपर सफेद और नीचे काले बनाए जाते हैं। किरचॉफ का नियम। इस नियम के अनुसार जो वस्तु ऊष्मा का जितनी अच्छी अवशोषक होती है, वह वस्तु उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होती है। इस नियम के अनुसार जो वस्तु ऊष्मा का जितनी अच्छी अवशोषक होती है, वह वस्तु उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होती है। काली प्याली में रखी चाय अन्य प्यालियों की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती है। काली प्याली में रखी चाय अन्य प्यालियों की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती है। एक काली और एक सफेद गेंद को समान तापमान पर गर्म करके अगर अंधेरा कमरा में छोड़ दिया जाए तो काली गेंद अधिक चमकेगी। एक काली और एक सफेद गेंद को समान तापमान पर गर्म करके अगर अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए तो काली गेंद अधिक चमकेगी। अगला है ऊष्मीय प्रसार। रेखीय विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार, आयतनिक विस्तार। अधिक धातु गर्म करने के बाद फैलती है, जिसे प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। अधिकतर धातुएं गर्म करने के बाद फैलती है, जिसे प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। प्रसार गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन होता है तो उसे रेखीय प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। रेखीय प्रसार गुणांक। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन होता है तो उसके रेखीय प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात LF बराबर LI ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा थीटा। LF बराबर अंतिम लंबाई, LI बराबर प्रारंभिक लंबाई, थीटा बराबर ताप में अंतर
अल्फा बराबर रेखीय प्रसार गुणांक। 2 में क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन होता है तो उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अर्थात एफ बराबर ए आई इंटू 1 प्लस बीटा थीटा। एफ बराबर अंतिम बिंदु, थीटा बराबर ताप में अंतर, ए आई बराबर प्रारंभिक क्षेत्रफल, बीटा बराबर क्षेत्रीय प्रारंभिक गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक गामा। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में अगर परिवर्तन होता है तो उसके आयतन प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाते हैं। अर्थात वी ए बराबर वी आई इंटू 1 प्लस गामा थीटा। नोट: अल्फा बीटा गामा का ऐसा मात्रक के पावर -1 होता है। अल्फा बीटा गामा का ऐसा मात्रक के पावर -1 होता है। अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा 1:2:3 होता है। अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा 1:2:3 होता है। अगर किसी चमकती में एक या कई छेद हो तो चकती को गर्म करने पर छेद का आकार बढ़ जाएगा। अगर किसी चकती में एक या कई छेद हो तो चकती को गर्म करने पर छेद का आकार बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटोकट प्रसार गुणांक पर आधारित होता है। इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटोकट प्रसार गुणांक पर आधारित होता है। पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी के दिनों में पटरी फैलती है। चूंकि गर्मियों के दिनों में धातुओं का प्रसार होती है, यह रेखीय प्रसार गुणांक पर आधारित होती है। कुछ ऐसे पदार्थ है जिसे गर्म करने पर आयतन बढ़ता है। कुछ ऐसे पदार्थ है जिसे गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, जैसे घी, नारियल का तेल, धातु का प्लेट, मोम इत्यादि। कुछ ऐसे पदार्थ है जिसे गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, जैसे घी, नारियल का तेल, धातु के प्लेट, मोम इत्यादि। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको गर्म करने पर उसका आयतन घटता है। कुछ पदार्थ ऐसे जिसको गर्म करने पर आयतन घटता है, जैसे पानी, बर्फ, ढलवा लोहा, बिस्मथ। दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है। बर्फ के दो टुकड़ों को अगर आपस में दबाया जाता है तो दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाएगा। बर्फ के दो टुकड़ों को अगर आपस में दबाया जाता है तो दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाएगा। पहाड़ पर रखी बर्फ नीचे से पिघलती है क्योंकि नीचे दाब अधिक होने के कारण गलनांक कम हो जाती है। पहाड़ पर रखी बर्फ नीचे से पिघलती है क्योंकि नीचे दाब अधिक होने के कारण गलनांक कम हो जाती है। जल का आयतन 4 डिग्री पर न्यूनतम होती है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होती है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। अगर जल को 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता है, फिर न्यूनतम होता है और फिर बढ़ता है। अगर जल को 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता है, फिर न्यूनतम होता है और फिर बढ़ता है। अगर जल को 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले घनत्व बढ़ता है और फिर महत्तम होता है और फिर घटता है। अगर जल को 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले घनत्व बढ़ता है, फिर महत्तम होता है और फिर घटता है। नोट: बर्फ के पिघलने के बाद आयतन घटता है। बर्फ के पिघलने के बाद आयतन घटता है। अगर किसी गिलास में पानी है, उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है तो बर्फ के पिघलने के बाद गिलास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी का घनत्व क्या होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 900 kg पर मीटर क्यूब। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में झीलों में ऊपरी सतह पर पानी बर्फ बन जाती है जबकि निचली सतह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में झीलों में ऊपरी सतह पर पानी बर्फ बन जाती है जबकि निचली सतह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों के वहाँ पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जब पानी बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ता है। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों के वहाँ पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जब पानी बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रखा जाता है। खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रखा जाता है। नोट: अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जहाँ पानी बर्फ बन जाती है वहाँ कभी कभी पानी के पाइप फट जाते हैं। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जहाँ पानी बर्फ बन जाती है वहाँ कभी कभी पाइप फट जाती है। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में झीलों की सतह पर पानी बर्फ बन जाता है जबकि तली का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए पानी में रहने वाले जीव जंतु जिंदा रहता है। अत्यधिक ठंड प्रदेश में झील की सतह पर पानी का सतह झीलों की सतह पर पानी बर्फ बन जाती है जबकि तली का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए पानी में रहने वाले जीव जिंदा रहते हैं।
खाद्य पदार्थों को 4 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रखा जाता है। खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण के कारण नष्ट होते हैं। खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण के कारण नष्ट होते हैं। जब किसी गिलास में पानी हो और उसमें बर्फ का टुकड़ा डाला हुआ हो तो बर्फ के पिघलने के बाद गिलास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरा का तापमान बढ़ जाएगा। अगर किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में NH3 फ्रियोन R12 का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में NH3 फ्रियोन R12 का प्रयोग किया जाता है। अगला है मिश्रण का तापमान। बर्फ Mi इंटू माइनस क्यू आई बाई 2 प्लस 80 प्लस टी। जल MW इंटू QW माइनस टी। इस स्थिति में अगर ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम आए तो उत्तर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इस स्थिति में अगर ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम आए तो उत्तर 0 डिग्री होगा। ऊष्मा इंजन, हीट इंजन, वह इंजन जो ऊष्मा को कार्य में बदल देता है ऊष्मा इंजन कहलाती है। वह इंजन जो ऊष्मा को कार्य में बदल देता है उसे ऊष्मा इंजन कहलाती है, जैसे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन इत्यादि। ऊष्मा इंजन की दक्षता। अगर कोई ऊष्मा इंजन T1 ताप पर Q1 ऊष्मा लेती है तथा T2 तापमान पर Q2 ऊष्मा देती है तो नीटा बराबर T1 माइनस T2 बटे T1 गुने 100 बराबर Q1 माइनस Q2 बटे Q1 गुने 100। विशिष्ट ऊष्मा धारिता। एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जब अवस्था अपवर्तित रहे तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाते हैं। एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जब अवस्था अपवर्तित रहे तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु को थीटा डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q बराबर ms थीटा होता है। s विशिष्ट ऊष्मा धारिता SQ बाई m थीटा बराबर J बटे kg के। s का SI मात्रक जूल पर kg पर k होता है। s का CGS मात्रक कैलोरी पर ग्राम पर c होता है। नोट: सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा धारिता हाइड्रोजन गैस की होती है, उसके बाद जल की। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा धारिता हाइड्रोजन गैस की होती है, उसके बाद जल की। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च होने के कारण वाहनों के रेडिएटर में इसका प्रयोग होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च होने के कारण वाहनों के रेडिएटर में इसका प्रयोग होता है। खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा धारिता निम्न होती है, जबकि ऊष्मा चालकता उच्च होती है। खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा धारिता निम्न होती है, जबकि ऊष्मीय चालकता उच्च होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 4200 जूल पर kg पर के होता है। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 2100 जूल पर kg पर केल्विन होता है। गुप्त ऊष्मा। तापमान को स्थिर रखते हुए अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तापमान को स्थिर रखते हुए अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहती है। m द्रव्यमान की वस्तु के अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा Q हो तो Q बराबर ml। m द्रव्यमान की वस्तु के अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा Q हो तो Q बराबर ml। L बराबर गुप्त ऊष्मा। L का SI मात्रक जूल पर kg होता है। L का SI मात्रक जूल पर kg होता है। गुप्त ऊष्मा का CGS मात्रक कैलोरी पर ग्राम होता है। गुप्त ऊष्मा का CGS मात्रक कैलोरी पर ग्राम होता है। बर्फ के गलने के लिए गुप्त ऊष्मा 3.36 गुने 10⁵ जूल पर kg या 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। बर्फ के गलने के लिए गुप्त ऊष्मा 3.36 गुने 10⁵ जूल पर kg या 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2.25 गुने 10⁵ जूल पर kg। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2.25 गुने 10⁶ जूल पर kg या 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 BTU 252 कैलोरी होता है। 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी होता है। नोट:
भाप से अधिक जलन होती है गर्म पानी की तुलना में, क्योंकि भाप की तुलना गुप्त ऊष्मा गर्म पानी से अधिक होती है। भाप से अधिक जलन होती है गर्म पानी की तुलना में, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा गर्म पानी से अधिक होती है।